हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। हमने जो घटना चकबुक से समान विज्ञान का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा था, आज उसका छठा वीडियो है। इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। यह बिहार एसआई 69वीं बीपीएससी और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे जो है वो यांत्रिक तरंगे हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। उपयुक्त विकल्पों में ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंगे हैं, जबकि रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कैसे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न हुआ विक्षोभ है जो स्वरूप बिना बदले माध्यम से एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंग माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का संचरण करती है, परंतु माध्यम अपने ही स्थान पर बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है? तो ध्वनि तरंग है। क्या है? ध्वनि तरंग है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि तरंगे के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। उस तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंगे जो है सो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा चुंबकीय तरंग का विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो इसका उदाहरण कौन सा नहीं है? पराध्वनिक तरंग नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति श्रवणीय रेंज की उच्च सीमा से अधिक अर्थात 20 गीगाहर्ट्ज से अधिक होती है उन्हें अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक तरंग कहा जाता है। गामा किरणें, एक्स किरणें तथा परावैंगनिक किरणें तीनों एक ही विद्युत चुम्बकीय तरंग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो दीर्घ रेडियो तरंगे जो है यह पृथ्वी से किस तरंग से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से परावर्तित हो जाती है। किससे? आयन मंडल से, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। दीर्घ रेडियो तरंगों पृथ्वी की आयन मंडल से परावर्तित होती है। यह मंडल 60 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में स्थित होता है। यहाँ की हवा विद्युत आवेशित होती है। कैसा होता है? यहाँ की हवा विद्युत आवेशित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। तो बेतार के तार का संपर्क जो है वो पृथ्वी के धरातल को परावर्तित कौन करता है? तो आइनोस्फीयर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आइनोस्फीयर के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? इसमें से पूछा जाता है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल उत्तरदायी है। कौन सा? तो आयन मंडल उत्तरदायी है, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती है? कौन सा ऐसा तरंग है जो शून्य में संचरण नहीं करती है? तो ध्वनि तरंगे नहीं करती है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें निर्वात या शून्य में गति नहीं करती है। निर्वात या शून्य में गति नहीं करती है। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है तथा वहां दो व्यक्ति एक दूसरे का बात नहीं सुन सकते हैं। तरंग संचरण दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होता है और अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कॉस्मिक किरणें होती है, तो कॉस्मिक किरणें कैसी होती है? तो आवेशित कण होता है। कॉस्मिक किरण कैसी होती है? तो आवेशित कण होती है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा को आवेशित कण जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करती है। नेक्स्ट। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से पूछा कौन सा कथन सही नहीं है? उनकी तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी होती है, सही है। वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, तो ये भी सही है। वे सूर्य से उत्पन्न होता है, तो ये भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है? तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, तो नहीं, ये गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। परा उच्च आवृत्ति की तरंग साधारणतः संचारित की जाती है, तो यह संचारित किया जाता है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में किया जाता है। किसमें? अंतरिक्ष तरंगों के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही है।
पारा उच्च आवृत्ति अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगें साधारणतः अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित होता है। इसके अलावा अंतरिक्ष तरंग के रूप में भी उच्च आवृत्ति वेरी हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगें सूक्ष्म तरंगें का भी एक संचारण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दो उत्तरोत्तर श्रृंगी अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये हो गया, इस बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। माध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। यह दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी है। इसे लेम्डा से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वे तरंगे जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इनकी चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरणें का प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टल यानी मणि विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसे क्रिस्टलों में परमाणुओं को विन्यास का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणें के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रेडियो तरंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रेडियो तरंग में किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगें विशेष रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की ऊंचाई, दिशा और गति का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब समताप मंडल में ओजोन का क्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 10⁻⁷ m होता है। कितना? 10⁻⁷ होता है। परावैंगनी विकिरण को उसकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला किसमें? तो यूवी ए विकिरण। इन विकिरणों को तरंगदैर्घ्य 320 से 400 nm तक के होता है। यह विकिरण सुरक्षात्मक ओजोन परत से लगभग अप्रभावित रहता है तथा पृथ्वी की सतह पर आसानी से पहुंच जाता है। अब देखेंगे यूवी बी विकिरण। यूवी बी विकिरण 280 से 320 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य रेंज वाला यह विकिरण आंशिक रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है परंतु इनकी कुछ मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचती है। अब देखेंगे यूवी सी विकिरण देखेंगे 100 से 280 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य रेंज वाला यह विकिरण ओजोन परत द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है। समताप मंडल में ओजोन का क्षय होने वाला पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य 100 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 100 नैनोमीटर होता है। देख लीजिए, इसको चेंज कर 10⁻⁷ मीटर लाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है अवरक्त तरंग का किया जाता है। किसका किया जाता है? अवरक्त तरंग का किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। अवरक्त तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनकी तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनका प्रयोग तरंग ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है जिनकी सीमा आवृत्ति होती है। कितनी होती है? तो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज होता है। कितना होता है? 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन सी सही है। माइक्रोवेव ऐसी विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है जिनकी आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के मध्य होती है। अलग अलग स्रोत विभिन्न आवृत्ति रेंज को माइक्रोवेव के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन से है? तो दूरसंचार के लिए जो तरंग है या माइक्रोवेव तरंग है। कौन सा है? माइक्रोवेव। तो ऑप्शन डी सही है। दूरसंचार में सूक्ष्मतम तरंग माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करता है। क्योंकि एंटीना बहुत छोटा होता है। बिल्कुल सही है। वर्षा की बूंद रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है। तो ये भी सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं,
बरसात में रेडियो तरंगों वर्षा की बूंदों से टकराकर आंशिक रूप से या पूर्णतः उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, बूंदों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करने में भी सक्षम है। अतः इन कारणों से बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वर्षा के समय रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाते हैं, जिन्हें छोटे डिश एंटीना ग्रहण नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाला आवृत्ति बैंड कब परास्त होता है? तो कितना से कितना होता है? तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है। कितना होता है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन डी सही है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। एफएम बैंड के लिए यह परास मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो किस किरण का उपयोग किया जाता है? इसमें एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। किस किरण का? एक्स किरण का। तो ऑप्शन ए सही है। एक्स किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो सीटी स्कैन करने में किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो एक्स किरणें का लाया जाता है। किसका? एक्स किरणें का। तो ऑप्शन डी सही है। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष एक प्रकार का एक्सरे परीक्षण है, जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा जाता है एवं रोगों को पता लगाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि। 1 में जल दिया है, 2 में इस्पात, 3 में नाइट्रोजन। ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले नाइट्रोजन हो जाएगा, फिर इसके बाद जल होगा, इसके बाद इस्पात होगा। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि की गति भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक, जबकि गैस में न्यूनतम, और सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि का वेग 331 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? धातु में होता है। किसमें होता है? धातु में होता है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? इस्पात में होता है। किसमें होता है? इस्पात में होता है। तो ऑप्शन डी सही है। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रव में तीव्र गति से और ठोस में तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में 15 गुना तीव्र गति से गति या गमन कर सकती है। स्पष्ट है कि ध्वनि का वेग इस्पात में अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्रतम प्रगमन होता है। तो सबसे अधिक किसमें गमन करता है? तो ठोस में करता है। किसमें? ठोस में। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि वी ए, वी डब्ल्यू और वी एस क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति है तो उसे कैसे दर्शाएंगे? वी ए से बड़ा है वी डब्ल्यू से बड़ा है वी एस। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर जिस माध्यम में ध्वनि गति करती है वह अधिकतम रहेगा। तो अधिकतम किसमें होता है? तो अधिकतम लोहा में होता है। किसमें? लोहा में। तो ऑप्शन डी सही है। ध्वनि की गति माध्यम में घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व एवं प्रत्यास्थता घनत्व अधिक होता है उसमें ध्वनि की गति अधिक होती है। 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर लोहे की ध्वनि की गति सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे है तो ध्वनि तरंगे जो है वो ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो ऑप्शन डी सही है। ध्वनि तरंगे के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगों का वेग ठोस में अधिक, द्रव में उससे भी कम और गैस में न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस 331 मीटर सेकेंड होता है, जबकि जल में 1400 मीटर सेकेंड तथा लोहे में 5000 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में ध्वनि तरंग कैसा होता है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। कैसा? अनुदैर्घ्य होता है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि तरंगे आंतरिक तरंगे कहलाती है क्योंकि उनके संचरण के लिए
द्रव्यात्मक माध्यम ठोस, द्रव या गैस, वायु की आवश्यकता होती है। गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? तो किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? तो निर्वात में। निर्वात में नहीं जा सकती है, तो ऑप्शन बी सही है। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगें संचरण नहीं कर पाती है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है, तो ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है किसमें? निर्वात में नहीं चल सकती है। किसमें? निर्वात में, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, तो इसकी आवृत्ति परिवर्तित रहती है। क्या अपरिवर्तित रहती है? तो आवृत्ति, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य या आंतरिक तरंगें होती है। जबकि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट देखते हैं। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को, तो हॉल की जो दीवार है उसको ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। क्या होता है? ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, तो ऑप्शन डी सही है। अधिक ठोस एवं कठोर सतह ध्वनि को परावर्तित कर देती है, जबकि कोमल या नरम सतह ध्वनि को अवशोषित कर लेती है। यदि म्यूजिक कंसर्ट के लिए निर्मित हॉल की दीवार ध्वनि को परावर्तित करेगी तो श्रोताओं को प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। प्रतिध्वनि को रोकने के लिए कंसर्ट से हॉल की दीवार एवं छत नरम पदार्थ जैसे फाइबर ग्लास की बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले मध्य कम से कम दूरी होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए दूरी कम से कम? तो 16.7 मीटर होना चाहिए। कितना? 16.7, लगभग 17 मीटर होना चाहिए। लगभग 17 मीटर होना चाहिए, तो ऑप्शन डी सही है। ध्वनि के स्रोत व पारदर्शी सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता होता है। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए आवाज नहीं सुन सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। ध्वनि तरंगे के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता है। फलतः चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं है। क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं है, यानी कि वायु नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कम लंबाई की बांसुरी में निम्न आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है? तो नहीं, उत्पन्न नहीं होती है, गलत है। ध्वनि शैलों में केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था तरंगों के रूप में परगामी है? तो नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ना तो एक सही है ना दो सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिक लंबी बांसुरी से अधिक बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें उत्पन्न होती है चूंकि किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंग दैर्ध्य के विपरीत कर्मानुपाती होती है। अतः कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होगी। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। और गैस, प्लाज्मा तथा तरल में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में परगामी होती है, जबकि ठोस, सेल इत्यादि में अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग हो सकती है, इसलिए दो भी सही नहीं है। तो एक और दो दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। पराश्रय तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो एक कीड़े को नष्ट कर सकती है? तो हाँ, एक कीड़े को नष्ट कर सकती है, बिल्कुल सही है। एक कपड़ों को धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है? तो ये भी सही है।
इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जा सकता है, तो ये भी सही है। ये सब चालित दरवाजे को नियंत्रित कर सकती है, तो ये सही है। तो इसमें से सभी सही, चारों सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि तरंगे तीन प्रकार की होती है। श्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अब शब्द तरंगे, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रय ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और मनुष्य के श्रवण क्षमता से परे होती है। इनका उपयोग संकेतक के रूप में कीड़ों को नष्ट करने में, कीड़ों को धूल हटाने में, स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित करने में, समुद्र में गहराई की नाप लेने में, छिपी वस्तुओं को खोज करने में, द्रव को गर्म करने में तथा विविध चिकित्सक अनुप्रयोगों में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पराश्रय वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो जिनकी आवृत्ति कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से कितना होता है, अधिक होता है, तो ऑप्शन ए सही है। पराश्रय शब्द उस ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती है। साधारणतः मानव श्रवण शक्ति का परास 20 से लेकर 20,000 प्रति सेकेंड तक होता है, इसलिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्रय कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा जो होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एक जैव पद्धति जिनमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, तो सोनोग्राफी में किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सक निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह पराश्रय ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीकी है। चिकित्सा क्षेत्र में इसके कई उपयोग हैं, जिनमें से गर्भावस्था में शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्ति प्रमुख है। नेक्स्ट देखते हैं। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है वे प्राध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित करते हैं, तो ऑप्शन डी सही है। चमगादड़ उड़ते समय पराश्रय ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती है। फलतः चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दशा और दूरी को अनुमानता लगा लेता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, तो नहीं, ये गलत है। ठोस की तुलना में अधिक नहीं होता है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हाँ ये सही है। पराश्रय ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, तो हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है, जिसे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है। मैक संख्या सामान्यतः किसी भी पिंड की गति को वर्णित करने हेतु प्रयुक्त की जाती है। जब वह पिंड ध्वनि की गति या उससे अधिक गति से विचरण करता है तो पराश्रय ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसलिए कथन 1, 3 और 4 सही है और 2 गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है, तो पराध्वनिक जेट उड़ान है उसके कारण क्या होता है, तो ओजोन लेयर में बाधा आता है। क्या होता है, ओजोन लेयर में बाधा आता है, तो ऑप्शन सी सही है। जो विमान अग्र भाग से वायु को खींचकर पिछले भाग के दहन कक्ष में ईंधन को जलाकर पीछे से वाष्प गैस की तीव्रता धार प्रवाहित करते हुए अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, वे जेट विमान कहलाते हैं। जो जेट विमान ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ान भरते हैं उन्हें सुपरसोनिक जेट विमान कहा जाता है। समताप मंडल में वायु विरल एवं दबाव कम होता है, इस कारण यहाँ जेट विमान सरलता एवं तीव्र गति से उड़ सकते हैं। सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जो रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जो जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है, तो नहीं, ये गलत है। ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करता है, तो ये सही है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पराध्वनिक पिंडों की चाल को मैक संख्या में व्यक्त किया जाता है।
किसी पराध्वनिक यान की मैक संख्या पराध्वनिक यान की चाल तथा वातावरण के तापमान पर ध्वनि की चाल के अनुपात के बराबर होती है। चूंकि ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, इसलिए समुद्र तल की अपेक्षा 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान के कम होने के कारण ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी यदि वायुयान की मैक संख्या 1 है तो ध्वनि के वेग के वहां कम होने के कारण यान का वेग भी कम हो जाएगा। ध्वनि एक तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि का वेग तापमान के समानुपाती होता है। क्या होता है? तापमान के समानुपाती होता है। 1 डिग्री तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। अतः कथन गलत है और जबकि कारण सही है। नेक्स्ट देखते हैं। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल जो है वो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को डेसिबल से मापा जाता है। किसे? डेसिबल से मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल की इकाई है। डेसिबल एक बेल का 10वां भाग होता है। डेसिबल एक बेल का 10वां भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो यह जो है वो ध्वनि की तीव्रता को मापने में किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है? तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग 30 डेसिबल होता है। कितना? 30 डेसिबल होता है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि का स्रोत और डेसिबल। फुसफुसाहट में जब बात करते हैं तो 15 से 20 डेसिबल में बात करते हैं और साधारण बातचीत जो है वह 30 से 60 में बात करते हैं। गुस्से में जब बातचीत करते हैं गुस्से में तो 70 से 80 डेसिबल में बोलते हैं। ट्रक मोटरसाइकिल जो है उसका आवाज़ जो होता है वो 90 से 95 डेसिबल में होता है। यंत्र कारखाना जो है उसका जो है 100 से 110 होता है। ऑर्केस्ट्रा जो है उसका आवाज़ 110 से 120 होता है। जेट विमान है उसका आवाज़ 140 से 150 होता है। 100 डेसिबल का रब का प्रबलता स्तर संगत होता है। तो यह जो है यंत्र कारखाने की सोर्स से होता है। किससे होता है? यंत्र कारखाने की सोर्स होता है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होना चाहिए? तो एक विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है वह 45 डेसिबल होना चाहिए। कितना? 45 डेसिबल। तो ऑप्शन ए सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसी नगर के लिए निर्धारित किया गया सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर 45 डेसिबल होता है। कितना? 45 डेसिबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो करीब करीब 85 डेसिबल होना चाहिए। कितना? 85 डेसिबल। तो ऑप्शन बी सही है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता का स्तर 30 से 60 डेसिबल होता है। सोते हुए व्यक्ति को जागने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है और 80 डेसिबल के शोर में लगभग रहना हानिकारक सिद्ध होता है और 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने से अधिक सीमा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। किस स्तर डेसिबल की अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाते हैं? तो कितना से अधिक रहेगा? तो 80 से जब अधिक रहेगा तो हानिकारक होगा। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो मनुष्य के लिए कितना ध्वनि होना चाहिए? तो 60 डेसिबल। ठीक है। तो कितना? 60 डेसिबल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा किए जाने वाले हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो जब 2 बार आवाज़ सुनाई देता है इसका कारण ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। तो ऑप्शन ए सही है। ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि का वेग इस्पात से अधिक होता है जिस कारण रेल की पटरी से होकर ध्वनि पहले पहुंचेगी बाद में वायु से होकर, इसलिए उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देगी। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि तरंगे से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। तो ये सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाता है। तो ये गलत है।
ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम होती है, तो कम नहीं अधिक होता है, तो ये भी गलत है। तो इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, केवल एक सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्था होता है ध्वनि की गति उतने ही अधिक होती है। विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की गति कम होती है। ठोस एवं धातुओं की प्रत्यास्था गैसों से अधिक होने के कारण गैसों की अपेक्षा ठोस में ध्वनि की गति अधिक होती है। इस प्रकार जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाएंगे तो गति कम हो जाएगा। किसी माध्यम में ध्वनि की गति उस माध्यम के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाता है। एल्युमिनियम में ध्वनि का गति 6420 मीटर पर सेकेंड होता है और कांच में कितना होता है 5440 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण होता है, तो किसके कारण होता है? यह केवल ध्वनि गुणता के कारण होता है, केवल ध्वनि गुणता के कारण होता है, तो ऑप्शन सी सही है। ध्वनि की गुणता ध्वनि में उपस्थित सनादि तथा अधिस्वरों की संख्या, उनका परस्पर महत्व आदि अवयवों पर निर्भर करती है। सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाने की स्थिति में उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि की गुणता के कारण पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है? तो एक सितार में अप्रगामी और अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है उत्पन्न? तो अप्रगामी और अनुप्रस्थ होता है, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जब दो सर्वप्रथम अनुप्रस्थ परगामी तरंगे एक सरल रेखी में विपरीत दिशा में चलते हुए अध्यारोपित होती है तो माध्यम में जो तरंग पैटर्न बनता है उन्हें अनुप्रस्थ अपगामी तरंग कहते हैं। उदाहरण स्वरमापी के तार या सितार गिटार के तार। नेक्स्ट देखते हैं। अनुरणन विशेष बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों के प्रतीत होते हैं, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है, तो हाँ ये भी सही है। तो एक और ए और आर दोनों सही है, इसका स्पष्टीकरण भी सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी बंद हॉल में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो हॉल की दीवारों तथा छत से क्रमित परावर्तन के फलस्वरूप स्रोत के बंद हो जाने पर हॉल में कुछ समय तक ध्वनि बनी रहती है, इसे अनुरणन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है, तो ये गलत है, 7 आवृत्तियों वाला नहीं होता है। स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 होता है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ना तो एक सही है ना तो दो सही है। सा का 256 है, रे का 288 होता है और गा का 320 होता है और माँ का 341.1/3 होता है और पा का 384 होता है। और इसको आप लोग देख लीजिएगा, नी का 480 होता है, सा का 512 होता है। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो होता है वह जो होता है रेडियो तरंग का होता है, रेडियो तरंग का सबसे लंबाई अधिक होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में अवरोही क्रम इस प्रकार सजाया गया है। सबसे ज्यादा रेडियो तरंग का होता है, फिर माइक्रोवेव, फिर अवरक्त विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश, फिर परावैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, गामा किरणें। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक तथा गामा किरणों की तरंगदैर्ध्य सबसे न्यूनतम होती है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? रेडियो तरंग का किया जाता है। किसका? रेडियो तरंग का, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। टीवी के रिमोट नियंत्रण इकाइयों में अधिकतर अवरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं, किंतु कुछ में रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। अवरक्त एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। नेक्स्ट देखते हैं। सामान्यतः टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग किए जाने वाली तरंगे होती है, तो कैसा होता है? तो अवरक्त किरणें होती है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे अवरक्त किरणें होती है। उल्लेख्य है कि रिमोट कंट्रोल केवल टेलीविजन को ऑन ऑफ करने में ही नहीं बल्कि चैनल, आवाज की तीव्रता व चित्र की गुणवत्ता आदि को भी नियंत्रित करने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए निम्न में
किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो कैसा किया जाता है? तो अवरक्त किरण का किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो किसका लाया जाता है? तो अवरक्त किरण का लाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो किसका लाया जाता है? तो अवरक्त किरण का लाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग में चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टेलीविजन में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है तो किस लिए होता है? तो आयाम मंडलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो आयाम मंडलन द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए सही है। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संचरण के लिए आवृत्ति मंडलन तथा चित्र संदेशों के संचरण के लिए आयाम मंडलम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? तो आवृत्ति आरोपण का किया जाता है। किसका? आवृत्ति आरोपण का किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक रेडियो स्टेशन को 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होती है तो स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहकों तरंगों की आवृत्ति होती है। तो कितना होता है? तो 10 मेगाहर्ट्ज होता है। कितना? 10 मेगाहर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है। तो ये गलत है, बंकित नहीं होती है। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसका ये गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये गलत है परंतु आर सही है, क्योंकि रेडियो तरंगों विद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है। ये सामान्यतः चुंबकीय एवं वैद्युत क्षेत्रों से प्रभावित। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगला किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।